चलिए आज का क्लास हम लोग लेते हैं हिस्ट्री का, और हिस्ट्री का 2010 को हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और इस क्वेश्चन से समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जो इतिहास से लिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पा सभ्यता की तरफ से। क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर प्रणाली था वो कैसे विकसित था। ये क्वेश्चन को पूरा अच्छा से हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों का जल निकास की प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करता है। आप देखिए यहाँ जल निकास की प्रणाली के बारे में बोला गया है, तो हमको जनरली सा हड़प्पा सभ्यता का जल निकास के बारे में डिस्कशन करना होगा। जैसे आपको ये लिखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली आज के समय के जैसे काफी उन्नत थी। माना यह जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जितना भी नालियां बनी थी जो शहरों के बीचों बीच सड़कों के दो भागों में होकर गुजरती थी। मतलब एक सड़क होता था, उसका दोनों साइड नालियां होता था। तो इन नालियों को क्या किया जाता था, इन नालियों को पतली पतली नालियां होती थी और इन नालियों को सड़कों के दोनों छोर से गुजारा जाता था और इन पतली नालियों को शहर की मुख्य बड़ी नाली से जोड़ दिया जाता था। अब इसका यूज क्या होता था, ये घरों से जुड़ी होती थी, तो घरों से जुड़ी होने के कारण बहुत जगह घरों के बाहर में भी छोटे छोटे गड्ढे मिले जहाँ ये नालियों को रख दिया गया है और उन नालियों के द्वारा जो गंदगी घर का होता था उसको क्या करते थे, बाहर निकालने के लिए उन्हीं नालियों का उपयोग होता था। तो अब हम लोग क्या जाने इसमें कि हड़प्पा सभ्यता में जो नालियां थी वो सड़कों के दोनों छोर में बनी थी। दूसरा चीज, अब ये नालियां किससे बनी थी, तो ये नालियां जिप्सम, मट्टी यानी मिट्टी के गारे, जो गारा होता है ना पानी के बाद मिलाने के बाद जो गारा बनता है वो, और ईंटों से बने थे। ईंटों पत्थरों से बनी थी, ईंट तो नहीं था, पत्थर और ईंट कुछ टुकड़े उकड़े होते थे, उसको बना दिया जाता था। साथ में नालियों को ढका भी जाता था ताकि प्रदूषण नहीं फैले, गंध नहीं फैले। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में नालियों का विकास किया गया था जल को बाहर निकालने के लिए, और इन जलों को नगर के बाहर स्टोर किया जाता था। जैसे आज के समय में हम लोग स्टोर करते हैं ना, बड़ी बड़ी नालियां जो है हम लोग के सड़कों के किनारे में होते हैं। ऐसे भारत में सब कुछ उल्टा होता है, पहले यहाँ पर सड़क बनता है, फिर सड़क को तोड़ करके वहां नाली बनाया जाता है। लेकिन उस समय में कुछ अलग ही था। वो समय में पहले क्या होता था, पहले साइड में नालियां फिर सड़कें बनाई जाती थी, और सड़कें भी पक्की ईंटों से बनी हुई पक्की सड़कें हैं जो आज की सड़कों से नहीं दिखती है, लेकिन आज की सड़कों जैसा ही लगभग 80% 70% मिलता जुलता है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली के बारे में। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए बहुत कठिन कार्य क्यों था। देखिए इसको पॉइंट वाइज डिवाइड करेंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। महाभारत एक जटिल ग्रंथ इसलिए माना जाता है, पहला तो इस महाभारत को जो वैज्ञानिक पढ़े थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये पहली तो इसमें कौन भाषा यूज की गई थी, तो पहले इसमें पाली, प्राकृतिक और मैथिली भाषा का यूज है। संस्कृत का यूज अभी उतना हमको नहीं पता है अच्छा से कि हुआ है या नहीं, लेकिन इतना क्लियर है कि पाली का, मैथिली का और प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया था। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो महाभारत लिखा गया था इसको मतलब कि इसके बहुत सारी बातों को, कुछ बातों को ठीक है एडजस्ट करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा कुछ पुरातत्विक लोगों द्वारा डाला गया ताकि इसमें कहानी को जोड़ा जा सके। ये दूसरा तथ्य है, क्योंकि अच्छा से समझा नहीं जा सका, बहुत पन्ने नहीं मिले हैं। और शुरुआत में तो हम बताएं कि 10,000 पन्ने मिले थे, बाद में कितने पन्ने मिले, 1 लाख से 1.5 लाख पन्ना मिला, जिसको पढ़ा जा रहा है अभी भी और समझा जा रहा है। अगला पॉइंट ये है कि महाभारत में जो ये समय सीमा है ना, ये बहुत ही अलग है। इसको कोई क्लियर नहीं किया गया कि इसको बनाया कितना में, खत्म कितना हुआ, 200 साल लगा, 300 साल लगा, ये अभी भी क्लियर नहीं। बहुत कोई वैज्ञानिक बोलते हैं नहीं चलो 100-150 साल में बन गया। तो ये समय के बारे में उसमें अच्छा से जिक्र नहीं किया गया है। शुरुआत का समय दिया और बाद का कुछ कागज मिला उसमें बाद का समय दिया है, लेकिन बीच में कितना टाइम कौन चीज लिखा गया वो नहीं। जैसे आज हम आपका क्लास ले रहे हैं तो एक समय है ना, एक समय हो रहा है, उसी का आधार पे ले रहे हैं ना जिसको आप देख रहे हैं, लेकिन महाभारत में ऐसे समय का बीच बीच में जिक्र नहीं किया गया। चौथा, इसमें कोई स्पेशल एक नायक नहीं है, इसमें सभी को अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे पांडव अलग धुन में है, फिर आपका जाकर के ये जो है सब अलग अलग धुन में है सब, यानी देखिए। तो अगला पॉइंट क्या है इसका महाभारत का, कि महाभारत में समय के बारे में नहीं बताया गया है कि समय इसको कैसे, मतलब किस समय से कहां कहां कौन चीज कब हुआ। उसके बाद हम क्या बताएंगे थोड़ा देर पहले, अगला पॉइंट में आते हैं जिसमें बताया गया था कि महाभारत में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। अधिकतर हम लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण का इसमें स्पेशल कैरेक्टर है, उनके बारे में ज्यादा जिक्र है। उन्होंने धर्म चक्र, धर्म युद्ध के बारे में बताया है अर्जुन को, और बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, मानते हैं। लेकिन इसमें पांडवों का भी जिक्र है, इसमें कौरवों का भी जिक्र है, अयोध्या का भी जिक्र है
है क्या नहीं, कंस का भी जिक्र है, सब चीज का जिक्र है। इसीलिए इसको प्रॉपर तरीका से किसी एक व्यक्ति पर आप नहीं थोप सकते हैं, किसी एक भगवान पर, किसी एक विशेष पर्सन पे नहीं डाल सकते हैं। अगला पॉइंट, महाभारत को लिखा किसने था? वेद व्यास ने। तो आप एक ये कॉमन सा चीज है, क्या एक आदमी महाभारत को लिखने के लिए कितना टाइम लगा होगा? 100-200 साल। तो एक आदमी लिखना शुरू कहां से करता है? 20 साल, 25 साल, 30 साल से। तो ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, इतना लंबा वेद व्यास जी जिंदा होंगे क्या? नहीं होंगे ना। हो सकता है कि उन्होंने लिखना शुरू किया होगा और इसको लिखते लिखते उनके जो बेटे थे या फिर जो उनका पीढ़ी था वो इसको खत्म किया होगा, लेकिन नाम किनका हो रहा है? उनका। तो महाभारत में ये भी क्लियर नहीं कि इनको किस किस टाइप में लिखा गया। इनमें इसमें जितना भी कुछ राइटिंग और एक्स्ट्रा मिला है, कुछ नए नए राइटिंगों, कुछ नए नए जो हाथ की लेखनी है उसका भी प्रयोग हुआ है, जिनसे ये पता चलता है कि महाभारत को एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है। समझ में आ गया? ये पॉइंट्स था। तो जो पॉइंट अभी बताएं, एक और पॉइंट इसमें जोड़ देते हैं कि महाभारत का जो लेखन समय था वो प्रॉपरली इक्वल यानी एक्चुअल में एक रियल टाइम को नहीं दिखाता है, सब में अलग अलग समय का बोध किया गया है। तो ये महाभारत का कुछ स्पेशल पॉइंट्स था। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो है कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विशेषताओं और आचारों की व्याख्या कीजिए। सूफी मत की मुख्य धार्मिक विशेषताओं और आचारों की व्याख्या करने बोला है। देखिए, सूफी मत क्या है? इस्लाम धर्म का, जिस तरह हम लोग का हिंदू धर्म में क्या होता है? हिंदू धर्म में होते हैं ना साधु संत पुजारी होते हैं, उसी तरह सूफी जो होते हैं वो इस्लाम धर्म के शांति प्रिय या बोल सकते हैं बहुत ही उच्च किस्म के लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से परमात्मा से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों के पास भी भजन कीर्तन जैसा कुछ करने का गीत होता है, जिसको ये गा करके क्या करते हैं, ये लोगों को, इनका मुख्य उद्देश्य होता है परमात्मा या फिर ईश्वर या फिर अल्लाह के द्वारा अन्य लोगों को जोड़ना, मनुष्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके पास ऐसे बहुत सारे गीत होते हैं जिनको सुनने के बाद क्या होता है, मन में बहुत शांति मिलता है। तो इनका पहला सूफी मत का पहला क्या था? तो पहला था सूफी मत का ये कि ये जो थे, पहला पॉइंट, ये मनुष्यों में भेदभाव नहीं रखते थे। ये जाति प्रथा के नाम पे लोगों को, ऊंच नीच के नाम पे लोगों को भड़काने से रोकते थे। ये इनका सीधा कहना था कि सभी मनुष्य एक ही जाति, एक ही धर्म के हैं, उन्हें बांटा नहीं जाए। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि सूफी संत ये चाहते थे कि जितने भी लोग हैं, किन्हीं को किन्हीं का धर्म के विरुद्ध नहीं भड़काना चाहिए, उन्हें सबका धर्म का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, किसी का धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तीसरा क्या पॉइंट था? उनके अनुसार ईश्वर को मिलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है संगीत। अगर हम लोग अच्छे गीत, अच्छे बोल सकते हैं कि अच्छी तरह के कविताएं करते हैं तो वो हमें ईश्वर से मिलाते हैं और हमें संगीतमय होकर के ईश्वर के धुन में झूमना चाहिए। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था कि जितना हम हो सके मानवता पे आए, लोगों की सेवा करें, यही हमें क्या करेगा, यही हमें ईश्वर से मिलाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सूफी संत देते थे, जिनके आधार पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारत में अपना बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाला। और वे अरब से आए थे, ठीक है, सूफी संत कहाँ से आए थे? अरब से आए थे। और उन्होंने वे जिस तरह हम लोग आज भगवान का पूजा करते हैं, वो भी ईश्वर को मानते हैं। आप योद्धा अकबर फिल्म में देखे होंगे कि सूफी संत सब किस तरह से वो लोग डांस करता है और अकबर को ये करता है। और उन्होंने ही अकबर के ऊपर ये प्रभाव डाला था कि वो सभी धर्मों का क्या कर रहे थे, मान सम्मान कर रहे थे। सूफी संत का बहुत बड़ा रोल था मुगल साम्राज्य में। उन्होंने अकबर को ऐसी कई शिक्षाएं दी जिनसे क्या हुआ, अकबर मुस्लिम के साथ साथ हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई उसमें था, उन लोग और सिख, इन सभी की सेवा शांति किया। वो उन्होंने कभी उसके लिए भेदभाव नहीं किया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स था सूफी संत के बारे में। एक अगला लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत क्यों भेजा गया था, इसकी और तथा इसका असफलता का क्या कारण था। स्टीफर्ड क्रिप्स, हम लोग क्रिप्स मिशन पढ़े हैं ना, क्रिप्स मिशन ही स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा था। तो साल था 1942 का। महात्मा गांधी पूरा जोरों शोरों से लगा दिए थे उन्होंने नारा, भारत को आजाद करो, भारत को आजाद करो। और इस आजादी को लेकर के भारत का युवा और जितने भी वर्ग थे सब उत्सुक थे। अब अंग्रेज ये चीज जान चुका था कि अगर आज भारत के साथ हम समझौता नहीं करते हैं, आज हम जो इसका हीरो बनाए, जो लीडर बनाए, उस समय लीडर कौन था, महात्मा गांधी। तो बोला अगर महात्मा गांधी को खुश नहीं करते तो हो सके क्या होगा कि हम लोग ये यहाँ से निकलना पड़ सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने बाह्य ध्रुवीय ताकतों से लड़ने के लिए 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स को, ठीक है, जॉर्ज चर्चिल, स्टीफर्ड क्रिप्स, इनको भेजा कहाँ पर, इनको भेजा भारत, ताकि वो क्या कर सके, क्रिप्स मिशन करा सके और एक समझौता करवा सके। ठीक है, जॉर्ज चर्चिल भी इसमें आए थे, एक समझौता करवा सके और उसके तहत क्या हो,
कि भारत में अंग्रेज कायम रहे, लेकिन ऐसा भारत में अंग्रेज रह सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने सख्त मना कर दिया कि नहीं, जब हम लोग को आजादी चाहिए तो हम लोग आजादी लेके रहेंगे, इसके लिए कोई भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। तो महात्मा गांधी को कहीं कहीं शक था अंग्रेजों को कि महात्मा गांधी कोई बाहर देश तो हेल्प नहीं कर रहा है। मान लीजिए जिस तरह पाकिस्तान जो है वो किसका गुण गाता है, चाइना का गुण गाता है ना, तो चाइना उसको कुछ तो जरूर देता होगा ना। तो उसी तरह उस समय उन लोगों को लगा कि महात्मा गांधी को हो सके कोई दूसरा देश हेल्प करता होगा, क्योंकि वो सोवियत संघ था भाई, सोवियत संघ था उस समय, अभी उस समय भी सोवियत संघ था। तो उनको ये लगा कि कहीं जापान या सोवियत संघ या कोई दूसरा देश इनको पैसे का आर्थिक मदद तो नहीं कर रहा है, और ऐसा मदद करेगा तो क्या होगा, हम लोग हार सकते हैं। तो इस हार के डर से महात्मा गांधी को ये लोग क्या किया था, कोटने गया था। कौन, हम लोग का ब्रिटिश सरकार। लेकिन महात्मा गांधी ने सीधा 1942 में उन्हें वापस कर दिया, और इसीलिए क्रिप्स मिशन जो था वो पूरी तरह असफल रहा। स्टीफर्ड क्रिप्स इसका नाम था, जॉर्ज चर्चिल भी इसमें थे। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। डेट क्या है, 1942। तो इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन आज किए, और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कोशिश करेंगे इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो डालते रहें, और आप लोग इसी तरह सीखते रहिए, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसी तरह रोज मिलते रहेगा बिल्कुल अच्छे से। तो आज के लिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तब तक के लिए सबको राम।